गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12वीं एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें वीडियो नंबर आज पढ़ोगे 3rd। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में आपने देखा। फर्स्ट वीडियो में आपको मृदा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, मृदा कैसे बनती है, क्या उसके बेसिक गुणधर्म होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं, और अलग अलग वैज्ञानिक ने मृदा निर्माण की प्रक्रिया की क्या दी थी परिभाषा। और सेकंड वीडियो में आपने देखा था कि मृदा पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, उसके क्या गुणधर्म है जिसके कारण पौधे को कौन कौन से तत्व मिलते हैं, उसके लिए अपन स्टडी कल वाले वीडियो में की थी। और लास्ट में कल आपने ये देखा था कि मृदा के कौन कौन से अवयव हैं और मृदा कितनी प्रावस्था में एग्जिस्ट करती है, मृदा में कौन कौन सी प्रावस्था पाई जाती है। तो आपको कल बताया भी था कि मृदा में 3 प्रावस्था पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखते हैं बेसिकली ठोस, द्रव एवं गैस, जिसमें आपने कल देखा था कि ठोस मृदा में सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाने वाली प्रावस्था है जो 50% पाई जाती है, जबकि वायु एवं जल दोनों मिलकर 50% होते हैं, जो 25% मृदा में देखने को मिलते हैं। अब वायु एवं जल मृदा को सामान्यतः अपन रंध्र अवकाश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड होते हैं वो वीकली होते हैं और इसमें क्या रंध्र पाए जाते हैं और वायु का आदान प्रदान होता है, जल का आदान प्रदान होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं इस मृदा में क्या होते हैं, रंध्र अवकाश पाए जाते हैं। तो अपन बात कर रहे थे मृदा अवयव, जिसमें ठोस मृदा 50% और रंध्रावकाश के रूप में 50% होती है। रंध्रावकाश के रूप में मृदा कौन कौन इसमें अंतर्गत कौन सी मिट्टी आएगी, मृदा वायु एवं मृदा जल। 25% ये होता है और 25% ये होता है। अब इस पे बात करें ठोस में, ठोस में 45% क्या होता है, खनिज पदार्थ। क्या होते हैं, 45% खनिज पदार्थ होते हैं। फिर बाद में देखते हैं 5% क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। 5% क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ। अब 45% खनिज पदार्थ होते हैं, वो भी 2 कैटेगरी में आगे क्या होता है, डिवाइडेड हो जाते हैं। एक तो क्रिस्टलीकृत, एक तो क्या होते हैं जो मतलब खनिज ऐसे होते हैं जिसके क्या बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, और दूसरा होते हैं अक्रिस्टलित या कोलाइड, जो उनके कोई क्रिस्टल नहीं बनते, मतलब कुल मिला मिक्स में पाया जाता है। कोलाइड सॉल्यूशन मतलब मिक्स में, मतलब क्रिस्टल भी बन भी सकते हैं, नहीं भी बने, तो कुल मिला के अपन डायरेक्ट अक्रिस्टलीकृत भी कह सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं 5% मृदा में पाए जाते हैं, उसमें ह्यूमस पदार्थ और दूसरे होते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे केंचुए हुए, वो भी मृदा में रहते हैं। कई प्रकार के सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मृदा में अपना जीवन यापन करते हैं। और ह्यूमस के रूप में आप जानते हो कई प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिनका ह्रास होने के बाद में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं या अवशेष हो जाते हैं, वो अपघटित होकर ह्यूमस पदार्थ का निर्माण करते हैं। इधर देखोगे इनको ये अपने रेखीय चार्ट के रूप में इसको क्या किया, मृदा अवयव को रिप्रेजेंट किया। अब पाई चार्ट आपको के एग्जाम में पूछे, मतलब मृदा अवयव के पाई चार्ट के रूप में इसको प्रदर्शित कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट आप बनाओगे तब इसमें देखोगे ये वाला पोर्शन 45% पोर्शन किसका है, खनिज पदार्थों का, 50% ठोस है और 25% वायु एवं जल है मृदा। तो अपन बात करते हैं 45%, 50 में से 45% क्या खनिज पदार्थ, 5% कार्बनिक पदार्थ और 25% जल और 25% मृदा वायु। ये मृदा अवयव तो क्या है, घटक। अब बात करते हैं अपन इनको थोड़ा बहुत विस्तार से अपन समझते हैं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हटा रहा मैं। देखिए इसमें फर्स्ट पढ़ोगे आप खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ खनिज पदार्थ की बात करें तो मृदा में खनिज पदार्थ उनके पैतृक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। मृदा का निर्माण किस चट्टान से हुआ, कौन कौन से अवयवी कण हैं जिसके कारण मृदा का निर्माण हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो अपन कह दें कि खनिज पदार्थ किस पे डिपेंड करते हैं,
पैतृक, मृदा के पैतृक गुणों पर खनिज पदार्थ डिपेंड करते हैं। मृदा के पैतृक पदार्थों के अनुसार मृदा के पैतृक पदार्थों के अनुसार मृदा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। क्या कहें अपन कि मृदा के पैतृक पदार्थों के अनुसार ही मृदा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे मृदा में कौन कौन से वे, जैसे अपन बात करें मृदा में क्या क्या हो सकते हैं, बालू है, रेत है, सिलिका है, कई प्रकार के एल्यूमिनियम है, कंकड़ है, पत्थर है। तो ये साथ साथ मृदा के क्या पार्ट है जो डिपेंडेंट करता है ज़्यादातर पैतृक पदार्थ उसके कौन कौन से उस पर। तो मृदा एक क्या मिश्रण है, मृदा एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी मिश्रण। अर्थात अपन के इसमें कई प्रकार के पार्टिकल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं मृदा में। तो अपन जैसे बात करें कंकड़, पत्थर, बालू, सिलिका, मृत्तिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम आदि। ये कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के पार्टिकल मृदा में मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं और उनके गुणों के आधार पर मृदा की अलग अलग विशेषता होती है। और मृदा में खनिज पदार्थ के अकॉर्डिंग अपन देखें तो मृदा में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मृदा की पैतृक पदार्थ के अनुसार उसका निर्माण हुआ उसके अनुसार उसमें खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं। जैसे फेल्सपार है या कैल्शियम कार्बोनेट सोना पत्थर है, तो ये मिट्टी पे, या संगमर का पत्थर है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मृदा कौन सी चट्टानों के अपघटन होने से मृदा का निर्माण हुआ, वहाँ पे इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं अपन कार्बनिक पदार्थ। कौन से? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं आप जानते हो, ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और पहले वॉलर तक यही अवधारणा रही कि जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं वो जीव जंतुओं से ही प्राप्त किए जाते हैं। जितने भी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं वो जीव जंतुओं के अपघटन या जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त किए जाते हैं। परंतु इस अवधारणा को अलग अलग वैज्ञानिक ने उसका क्या किया, खंडन करने का भी काम किया था। अब आप देखते हो कार्बनिक पदार्थ अपन वैसे लिखे हैं तो ये जीव जंतुओं के अपघटन तथा पेड़ पौधों के अवशेषों द्वारा इनको प्राप्त किए जाते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ जीव जंतुओं के अपघटन तथा पेड़ पौधों के ह्रास होने से अवशेष के रूप में निर्माण होता है। जितने भी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे उनका क्या होता है, ह्रास हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं, जमीन में दब जाते हैं। और उनके दबने से जो अपघटित हो जाता है उनके अवशेष उस मात्रा में शेष बच जाते हैं, वही क्या कहलाएंगे, एक प्रकार कार्बनिक पदार्थों का रूप ले लेते हैं। और जिससे ये कार्बनिक पदार्थ मृदा की क्या बताते हैं,
ह्यूमस क्षमता को बढ़ाते हैं, उपजाऊपन मिट्टी की उपजाऊपन को क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करने का काम करते हैं। तो कई प्रकार के गुण होते हैं जिनको बढ़ाने कौन काम करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं कार्बनिक पदार्थ। जितने मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे उतनी मृदा की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है। तब अपन देखते हैं हमेशा जब अपन खेत मान लो फसल बुआई का काम करते हैं उससे पहले खेत में क्या डालते हैं, कार्बनिक पदार्थ को डालते हैं ताकि मतलब अपनी फसल उत्पादन की मात्रा क्या हो, बढ़े। क्यों डालते हैं, क्योंकि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो फसल उत्पादन की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पौधे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मिलेंगे, डायरेक्ट जितने भी इनको आवश्यक पोषक तत्व है वो जितने भी है वो सारे कार्बनिक पदार्थों से उनको क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब ये तो ये पेड़ पौधों से, अब कुछ ऐसे भी होते हैं सूक्ष्म जीव जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में वो जीवित जीव है, परंतु मृदा के अंदर रहने से मृदा की गुणवत्ता को क्या करने, बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे केचुआ है या कुछ जीवित सूक्ष्म जीव, एग्जाम्पल जैसे केचुआ या आइजोबैक्टर, अलग अलग प्रकार के कई जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो मृदा की गुणवत्ता को क्या करते हैं, बढ़ाने में मुख्य भूमिका अपनी प्रदान करते हैं। और इसके उपरांत बात करें कुछ कार्बनिक पदार्थ और कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, तो जितने भी प्रकार के फल सब्जियां अपघटित खाना खाने के बाद में अवशिष्ट बच जाता है तो वो सारे क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के मृदा के निर्माण में ये दो अवयव काम आते हैं। अब अपन दो अवयव पढ़ेंगे, मृदा जल या मृदा वायु। देखिए तीसरा पॉइंट आप देख रहे थे मृदा जल। मृदा जल क्या, मृदा में 25% जल पाया जाता है बेसिकली देखें तो, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के आवास में वो क्या होती है, सहायक होती है। और आप जानते हो जितनी जल की मात्रा अधिक होगी उतना वहाँ का परिवेश क्या रहता है, अच्छा बना रहता है। और जितना परिवेश अच्छा होगा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, मृदा की उपजाऊ क्षमता, विभिन्न प्रकार के कारक में क्या होती है, इंप्रूवमेंट हुई। तो देखिए मृदा में जल 25% पाया जाता है जिससे मृदा में नमी बनी रहती है तथा विभिन्न सूक्ष्म जीवों के आवास में क्या होती है, सहायक होती है। जितनी मृदा में जल की नमी बनी रहेगी उतने जीवों के आवास में वो क्या रहेगी, सहायक बनी रहेगी। मृदा जल की मात्रा वातावरण के अनुसार क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग स्थान की मृदा में जल की मात्रा क्या देखने को मिलती है, अलग अलग होती है। मृदा जल के मुख्य स्रोत के रूप में, मृदा के जल स्रोत के रूप में मतलब देखिए तो आप झील है, तालाब है, सागर है, द्वीप है आदि अलग अलग प्रकार के मृदा जल स्रोत के रूप में काम करते हैं। मृदा में जल की मात्रा बढ़ने के साथ मृदा की गुणवत्ता क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अब चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं मृदा वायु के रूप में क्या मिलेगा, मृदा वायु। क्या मिलेगी, मृदा वायु। मृदा वायु देंगे, मृदा वायु मृदा में रंध्र अवकाश द्वारा वायु प्रवेश करती है जिससे मृदा में वायु की मात्रा प्रवेश करने से मृदा में रंध्र अवकाशों द्वारा वायु प्रवेश करती है तथा मृदा वायु का संघनन %79 नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, 0.03%
CO2 तथा कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। मद्दा में रंध्रावकाश द्वारा वायु की आकृति प्रवेश करती है तथा मद्दा का संगठन, मद्दा वायु का संगठन आपको बात करें तो 79% क्या होती है मद्दा वायु में नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03 CO2 तथा कुछ गैसें, अन्य गैसें भी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। मद्दा वायु संसार बढ़ने से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का विकास होता है। विकास होता है तथा कई प्रकार के से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी तीव्र गति से बढ़ता है। इस प्रकार से आप देखते हो कि मद्दा अवयव को आप संक्षेप में समझिए तो मद्दा के मुख्य अवयव कौन कौन से, तो आपको डायरेक्ट चार पॉइंट फाइंड आउट करने कि खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मद्दा जल और मद्दा वायु। ये डायरेक्ट एक नंबर प्रश्न पूछे मद्दा अवयव कौन कौन से, ये 4 पॉइंट आपको देने और आपको पूछे मद्दा अवयव पर संक्षेप टिप्पणी करो तो चारों पॉइंटों के बारे में शॉर्ट में आपको हिस्ट्री देनी है। ध्यान दें। अब आप देखोगे मद्दा अलग अलग प्रकार की होती है। मद्दा के भी अलग अलग क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जो ऊपरी मिट्टी होती है वो उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है और जैसे जैसे मिट्टी की खुदाई होती है उसके समय निकलने वाली अंदर से मिट्टी होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है अलग, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए आप देख रहे थे मद्दा की प्रत्येक बार मद्दा अलग अलग प्रकार की होती है जिसमें अपन देख रहे पृष्ठीय मद्दा व अवमद्दा। जैसे पृष्ठीय मद्दा किसे कहते हैं और अवमद्दा किसे कहते हैं, अपृष्ठीय मद्दा किसे कहते हैं, तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए पृष्ठीय मद्दा, ये मद्दा की सबसे ऊपरी परत होती है। ये क्या होती है मद्दा की, जैसे अपन खुदाई करते हैं तो सबसे जमीन की ऊपरी परत पाई जाती है जहाँ पे पेड़ पौधे या छोटे छोटे जीव जंतुओं का जो गमन होता है। और ऊपरी परत जो मद्दा की सबसे ऊपरी परत होती है वो क्या कहलाती है, पृष्ठ मद्दा, जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है और मशीनरी चलाई जाती है, जहाँ पे अपन हल चला सकते हैं, खुदाई का काम करते हैं और जहाँ पे कुल मिला के जहाँ पे किस में काम है मद्दा, ये मद्दा विशेष कर पृष्ठीय मद्दा कृषि कार्य में काम में ली जाती है। इतना दिमाग में रखें। पृष्ठीय मद्दा किसे कहते हैं, ये मद्दा की सबसे ऊपरी परत होती है जो कृषि कार्य में काम आती है, उसे पृष्ठीय मद्दा कहते हैं। इसकी लंबाई कहाँ तक ये पाई जाती है, तो 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक पृष्ठीय मद्दा पाई जाती है। 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक अपन जाते हैं वहां तक क्या पाई जाएगी, पृष्ठीय मद्दा। और ये सबसे उपजाऊ मद्दा है। इसकी विशेषता क्या होगी, सबसे उपजाऊ परत के तो मतलब ये पृष्ठीय मद्दा कहलाती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों एवं पेड़ पौधों की उगाने के लिए या उनकी ग्रोथ बढ़ोतरी करने के लिए ये मद्दा काम में ली जाती है।
अब दूसरी आ रही है अवमद्दा। अवमद्दा क्या हो जाएगी, ये जैसे जैसे आप 0 से 5 सेंटीमीटर तक तो ये पश्चिम मद्दा होगी, और फिर बाद में उससे नीचे की तरफ अपन जाते हैं, जैसे जैसे जमीन की नीचे की तरफ जाते हैं, मद्दा को खुदाई करते जाते हैं, तो उससे निकलने वाली वो सारी मद्दा क्या कहलाएगी, अवमद्दा। ये मद्दा की नीचे की ओर परतें जो कृषि कार्य रहित है, जो किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में काम में नहीं आती, कृषि कार्य रहित अपन कह सकते हैं, या अनुपजाऊ परतें। ये क्या कैसे परतें, अनुपजाऊ मिट्टी, अनुपजाऊ परत मतलब किसी भी कृषि कार्य से संबंधित या कोई भी काम की ये मिट्टी नहीं होती। अब अपन देखते हैं परिष्टे मद्दा एवं अवमद्दा में क्या अंतर पाया जाता है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ये मद्दा और इस मद्दा में क्या अंतर देखिए। देखिए अभी आपने देखा था परिष्टे मृदा एवं अवमृदा किसे कहते हैं, किस प्रकार की होती है, तो उस पर अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था, उसकी परिभाषा आपको बताई थी कि परिष्टे मृदा भूमि की ऊपरी परत होती है जिस पर कृषि कार्य किया जाता है, और 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक ये पाई जाती है। ये उपजाऊ तथा ह्यूमस युक्त मृदा होती है। सामान्य भाषा में ये उपजाऊ एवं ह्यूमस तत्व युक्त परिष्टे मृदा होती है। जबकि अवमृदा की बात आपको की थी, तब आपको बताया था ये जैसे जैसे मृदा की खुदाई करते हैं, मतलब नीचे की स्तर की परतें होती है जो कृषि कार्य रहित होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है और पोषक तत्व रहित। अब अपन बात करें, मान लो आपको 1 नंबर में पूछे अवमृदा या परिष्टे मृदा की परिभाषा लिखो, तो आप बता दोगे अवमृदा ये होती है और परिष्टे मृदा ये होती है। परंतु कभी कभार आपको 2 नंबर के प्रश्न के रूप में आपको पूछ सकते हैं कि परिष्टे मृदा एवं अवमृदा में अंतर बताइए। तो अंतर बताने पर बात आपके आती है, तो आपको कुछ एक मैंने प्रश्न के रूप में आपके प्रश्न के जितने नंबर का प्रश्न बनता है उसके अकॉर्डिंग मान लो अंतर फाइंड आउट किए, उसको आप नोट करोगे और देखोगे कि क्या क्या होते हैं। परिष्टे मृदा ये पूर्ण रूप से अपचित होती है। क्या होती है, पूर्ण रूप से मतलब जीव जंतु या अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उनका पूर्ण रूप से पचित होने के बाद में इसका निर्माण होता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, उनका अपघटन हो जाता है और उससे ये निर्मित होती है। इसमें वायु का आदान प्रदान या वातन की बात करें तो इसमें हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है। इसमें ऊपरी मृदा में वायु का आदान प्रदान अच्छा होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है। इसमें परिष्टे मृदा में इसमें जैविक क्रिया जैसे सूक्ष्म जीव उसमें बहुत सारे क्रिया करते रहते हैं, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, बहुत सारी क्रिया इसी मृदा में आपके होती है। और जीवों की संख्या इसमें अधिक पाई जाती है। जितने भी प्रकार के केस हुए किसान मित्र से संबंधित या अपन सामान्य भाषण के जो कृषि के लिए लाभदायक जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं वो सारे इसी परिष्टे मृदा में पाए जाते हैं। ये उपजाऊ एवं पोषक तत्व युक्त मृदा होती है। ये क्या होती है, उपजाऊ एवं पोषक तत्व युक्त मृदा के रूप में जानी जाती है। इस मृदा का रंग कैसा होगा, भूरा रंग। ऊपरी मृदा आप देखोगे तो वो कैसे रंग की आपको देखने को मिलेगी, हल्के भूरे रंग की या गहरे भूरे रंग की, कुल मिला के इसका रंग क्या होगा, भूरा रंग। इसकी धनायन विनिमय क्षमता या जिसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसकी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसमें आयन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता की क्रिया क्या होती है, अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं धनायन विनिमय क्षमता यहाँ पे क्या होती है, किस प्रकार से प्रोसेस संपन्न देखने को मिलता है, तो इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके चौथे पार्ट में इसमें देखोगे आयन विनिमय वाला पूरा चैप्टर, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। फिर भी मतलब शॉर्ट में आपको बताएं, जैसे ये प्लस और यहाँ पे प्लस दे रखा है। अब जो ये रिएक्टिविटी है इसमें कुल मिला के प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में, जैसे अपन केमिस्ट्री में देखते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, वैसे संपन्न होती है। ये वाला रेडिकल इस पे अटैक करता है और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता है और वहां से इसको हटाता है और ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो प्लस प्लस को हटाता है, उसको बोलते हैं ऋणायन विनिमय क्षमता, और ऋणायन करता है तो हो जाएगी वो ऋणायन के रूप में हो जाएगी, ऋणायन विनिमय क्षमता के रूप में जाना जाएगी। मगर आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, धनायन विनिमय क्षमता या धनायन विनिमय चैप्टर पर आपके टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अवमृदा। अवमृदा की बात करें तो अवमृदा क्या होती है, पूर्ण रूप से
अपचित नहीं होती। इसमें जीव जंतु या सूक्ष्म जीव या पेड़ पौधे जो भी होते हैं पूर्ण रूप से इनका अपघटन नहीं होता है, वो वैसे वैसे रहते हैं और आंशिक रूप से अपचित मृदा है। इसमें वायु का अच्छा आदान प्रदान है, वायु का मतलब संसार अच्छा नहीं हो पाता, वायु की प्रक्रिया या जिसको वायु के तो वो इसमें नहीं पाया, बिल्कुल हवा की मात्रा इसमें नहीं होती है। इसमें ह्यूमस व तथा पोषक तत्व रहित मृदा होती है। जितने भी प्रकार के इसमें बात करें कार्बनिक पदार्थ इसमें नहीं पाए जाते, ह्यूमस भी अनुपस्थित रहता है, तो कुल मिला के अमृदा होती है, वो किसी भी काम की नहीं होती। किसके लिए? कृषि काम या पेड़ पौधों को लगाने के लिए इसमें मिट्टी की कोई योगदान नहीं है। इसमें सूक्ष्म जीव की संख्या कम होती है तथा जितनी भी प्रकार की जैविक क्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया नहीं होती। ये अनुपजाऊ तथा पोषक तत्व रहित मिट्टी है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा पीला रंग, पीले रंग की मिट्टी होगी। और इसकी कैटायन विनिमय क्षमता क्या होगी? बहुत कम। कैटायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगी? बहुत कम। तो ये अपने बात की पृष्ठीय मृदा और मृदा में अंतर बताइए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपन डिस्कस कर रहे हैं मृदा प्रोफाइल। मृदा की प्रोफाइल किस प्रकार से होती है, मृदा किन किन परतों से मिलकर बनी होती है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए देखिए अपन पढ़ रहे थे मृदा प्रोफाइल या मृदा प्रोफाइल डायग्राम या मृदा परिस्थितिका का सामान्य अर्थ क्या होता है? जब मृदा को या मिट्टी को अपन ऊर्ध्वाधर क्या करते हैं? कट करते हैं। जैसे ये दीवार है, दीवार को अपन ऐसे खड़े से कट करेंगे तो खड़े से कट करने पर इससे जो अलग अलग क्या दिखाई देती है? लहरें बनती हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? अलग अलग परतें। और उन्हीं स्तर या उन्हीं अलग अलग परतों को क्या बोलते हैं? भू स्तर। उन्हें क्या बोलते हैं? भू स्तर। भूमि के अलग अलग स्तर, जैसे ये भूमि थी, सामान्य रूप से आप देखते हो पत्थर को, या मतलब आपने कभी घर पे देखा भी होगा कि लकड़ी को जब अपन कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद में जब उस पर अलग अलग ऐसे लहरें दिखाई देती है, अलग अलग क्या दिखाई देती है? वलय बनती हुई दिखाई देती है। ऐसे ऐसे मिट्टी को भी अपन खड़ा सा कट करेंगे तो मिट्टी पे भी क्या बनेगी? अलग अलग ऐसी परतें बनती हुई दिखाई देती। उन प्रत्येक परतों को क्या बोलते हैं? भू स्तर। इसी को क्या बोलते हैं? भू स्तर। और इस प्रकार से सभी भू स्तरों को मिलाने पर, मिट्टी के सभी भू स्तरों को मिलाने पर या मृदा के सभी भू स्तरों को मिलाने पर क्या बन जाती है? मृदा परिस्थितिका का निर्माण होता है। तो आपको क्या मृदा परिस्थितिका किसे कहते हैं? मृदा के ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर कट करने पर उसके विभिन्न प्रकार के स्तर दिखाई देते हैं, उन्हें भू स्तर कहते हैं। और इस प्रकार से सभी भू स्तरों को मिलाकर मृदा परिस्थितिका कहलाती है। देखिए जैसे मृदा के मुख्य परिस्तर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देखिए O, A, B, C और R। तो ये मृदा के 5 स्तर हो जाते हैं। तो सबसे O स्तर होता है वो मृदा का सबसे ऊपरी स्तर होता है। इसमें O को 2 कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है, O1 और O2। इसमें अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब भूमि पर पड़े हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे वैसे डायरेक्टली होते हैं और वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं। तो अपन कह सकते हैं अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थों युक्त भूमि का स्तर क्या कहलाता है? O1 कैटेगरी में आपके लगेगा O1 स्तर। O2 स्तर में आप देखोगे इस भू स्तर पर कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? अपघटित। कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? अपघटित होते हैं O स्तर में। तो ये कुल मिलाकर डायरेक्टली अपने इतना शो किया, ये सर क्या है? O स्तर का आपके पार्टिकल दे रखा है। अब आ रहा है A स्तर। A स्तर ह्यूमरस युक्त स्तर होता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, A1, A2, A3 ऐसे देख रहे हो। तो इसमें A1 होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है? ह्यूमस युक्त होता है। और A2 में निस्सालन हो जाता है। जैसे बारिश हुई या आपने पानी डाला तो उससे क्या होगा? जो भी जितने भी ह्यूमस होते हैं उनका क्या होता है? निस्सालन। निस्सालन का मतलब वो सनित होकर नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। निस्सालन की क्रिया करने का काम करते हैं A स्तर। मतलब यहाँ पे जितने भी ह्यूमस होते हैं उनको साड़ने का काम कौन करता है? ये वाला स्तर। और निस्सालित हो जाते हैं। और A3 में क्या हो जाएगा? निस्सालित होने के बाद में जितने भी ह्यूमस नीचे की ओर जाते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है।
जितनी उसकी प्रॉपर्टी सामान्य प्रॉपर्टी A1 स्तर पर थी वो क्या हो जाएगी, इसमें आते परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपकी स्तर आता है B स्तर। ये कौन सा स्तर आता है, B। तो B को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, B1 B2 B3। तो देखिए B1 होता है वो, उसमें भी A1 और B2 A3 तथा B1 दोनों ये क्या परिवर्तनशील स्तर है। इसमें जो भी आपके ह्यूमस सन्निहित होके आपके आ रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा परिवर्तन, और वो बदल जाते हैं। B2 में हो जाएगा आपके निश्चित एकदम, जहाँ पे उसका स्तर अवस्था माना वो वहाँ आके क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। और B3 में होते हैं अंतर, मतलब ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर बाद में देखते हैं C स्तर में पैतृक पदार्थ के रूप में, मतलब जैसे जिस चट्टान से बने वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में वो दिखाई देते हैं। जैसे अपन खुदाई करते हैं, मतलब जैसे कुआं को खुदाई आपने देखा होगा, तो शुरुआत में धीरे धीरे रेत आती है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो जमीन में जाने पर उसके क्या निकलना, रोटा, जैसे अपने देश में क्या बड़े बड़े पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं अपचित पैतृक पदार्थ, जैसे मतलब बड़े बड़े पत्थर वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। और खुदाई अपन गहराई की तरफ जाते हैं तो मिट्टी के निचले स्तर पे क्या निकलते हैं, ये मतलब बड़े बड़े चट्टानों के पार्ट आने शुरू हो जाते, कठोर चट्टान, जैसे सामान्य भाषा में अपन क्या काम में लेते हैं ना, छत बनाने के लिए, जैसे सीने में। तो ये सारे कौन से स्तर पर पाए जाते हैं, कठोर मृदा के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पदार्थ है, पत्थर है, सीने है। तो ये मतलब सारे कहाँ पाए जाएंगे, मृदा के निचले स्तर पर पाया जाता है। तो आपको कहीं मृदा परिस्थितिका का डायग्राम बनाओ, 1 नंबर में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रहे मृदा परिस्थिति का डायग्राम क्या होगा। तो इस प्रकार से मृदा प्रोफाइल डायग्राम आपको बना के साइड में इसकी अलग अलग स्तर को प्रदर्शित कर लोगे, और आपको बड़ा प्रश्न पूछता है उस पर एक एक लाइन लिखने की, इस पे ये होता है, इस पे ये होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं मृदा पाई कहाँ जाती है, पृथ्वी पर। तो अपन डिस्कस करेंगे पृथ्वी पर, ठीक है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं हटा रहा हूं मैटर को। पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में अपन देख रहे हैं। ये ब्रह्मांड में अपन देखें तो पृथ्वी ब्रह्मांड में क्या, ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा पार्ट है। ब्रह्मांड का अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वो पृथ्वी का छोटा सा हिस्सा। पृथ्वी आपको बात करें ब्रह्मांड का क्या है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है। और पृथ्वी पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है, जितनी भी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दिखाई देती है वो सारे क्या, मृदा। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मृदा। अपन बात करते हैं ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। 9 ग्रह में से पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी पर देखते हैं आप 75% जल जो समुद्री जल के रूप में देखने को आपको मिलता है, जबकि 25% भाग ही पृथ्वी के क्या है, धरातल देखने को मिलेगा। 75% जल है तथा 25% धरातल है। पृथ्वी पे जितनी भी बात करें उतनी क्या कम है, जितनी भी आपको हिस्ट्री बताया पृथ्वी की कम है।
तो अपन जितना भी देखेंगे ब्रह्मांड व इसके अंतरिक्ष के बीच की पार्ट भी है, पृथ्वी का पार्ट है, तो अपन कई प्रकार की इसकी हिस्ट्री अपन अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से छोटा सा पार्ट आपको इतना याद रहे। अब पृथ्वी के मुख्य पृथ्वी पर आप देखोगे तो मुख्यतः 3 मंडल पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से मंडल पृथ्वी पर मुख्यतः 3 मंडल होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा भूमंडल, दूसरा हो जाएगा वायुमंडल और तीसरा हो जाएगा आपके जलमंडल। ये अलग अलग प्रकार के मंडल हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे अलग अलग मंडल पर, वो अगले वीडियो में आप देखोगे। तो यहाँ तक आपने पढ़ा उसको व्यवस्थित रूप से आप रिवाइज करें, मैटर को दोहराएं। जो कंफ्यूज हो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप या डायरेक्ट भी आप पूछ सकते हैं, मतलब क्या कहीं पे कंफ्यूज है तो आप उसको पूछे ताकि उसका अपन रिवीजन करके उसका सॉल्यूशन निकालें। और बार बार पढ़ते रहें, ध्यान दें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।